हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आपने लॉकहीड मार्टिन के F1117 नाइट हॉक के बारे में सुना होगा, जो कि दुनिया का पहला ऑपरेशनल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट था। हम यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करना चाहेंगे, हमें था नहीं है कहना चाहिए, क्योंकि ये अभी भी फ्लाई कर रहे हैं। ऑल्दो इनको 2008 तक ऑलमोस्ट रिटायर कर दिया गया था, और ये जो कुछ एयरफ्रेम फ्लाई कर रहे हैं ये रिटायर्ड एयरफ्रेम ही थे। तो ये चीज़ हम समझेंगे कि अभी भी अमेरिका द्वारा इनको क्यों फ्लाई कराया जा रहा है जबकि इनको रिटायर कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले इस एयरक्राफ्ट के बारे में ब्रीफ में जान लेते हैं। तो इस एयरक्राफ्ट को पहली बार फ्लाई कराया गया था 1981 में, जो कि आज से करीबन 42 साल पहले है। और इन एयरक्राफ्ट का सर्विस इंडक्शन जो है ये 1983 में हुआ था, ऑलमोस्ट 41 ईयर्स पहले। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि F-16 और F-15 तो इससे पहले फ्लाई किए हुए हैं, लेकिन वो अभी भी सर्व कर रहे हैं, उनके एडवांस वर्जन्स हैं, पर इस एयरक्राफ्ट को क्यों रिटायर कर दिया गया? तो इसके पीछे रीज़न ये था कि इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए जिस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया था वो आउटडेटेड हो गई थी। साथ ही साथ इस एयरक्राफ्ट को स्टेल्थी रखने के लिए कई कॉम्प्रोमाइज़ किए गए थे, जिसकी वजह से कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी था, और इसके स्टेल्थ को मेंटेन करने के लिए अच्छा खासा पैसा डालना पड़ता था। तो जिस हिसाब की इन्वेस्टमेंट थी उस हिसाब की कैपेबिलिटी इस प्लेटफॉर्म से नहीं मिल पा रही थी, इसलिए यूएस द्वारा इनको रिटायर किया गया और जो पैसे बचे उनको F-22 प्रोग्राम में एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर करने में इस्तेमाल किया गया। तो जब इस एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन किया जा रहा था तो फोकस मेन यहाँ पर डिज़ाइन पे ही था। बाकी जो कई पार्ट्स इस एयरक्राफ्ट पे लगे हैं ये दूसरे प्लेटफॉर्म से बोरो किए गए हैं, जैसे कि जो फ्लाई बाय वायर सिस्टम है ये F-16 से बोरो किया गया है। कॉकपिट के कुछ पार्ट्स हैं ये भी F-16 से बोरो किए गए हैं। कुछ पार्ट्स यहाँ पर B-52 के भी लगे थे, पर मेनली यहाँ पर फोकस रडार क्रॉस सेक्शन को कम रखने के लिए किया गया था। साथ ही साथ जो थर्मल सिग्नेचर है उनको लो रखने के लिए किया गया था, जिसकी वजह से इसके यूनिक डिज़ाइन में रडार को इंक्लूड नहीं किया गया है। टारगेट एक्विजिशन जो है ये एक फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर की मदद से होता है, जहाँ पर लेजर रेंज फाइंडर भी दिया गया है, और ये खाली बॉम्बिंग ही परफॉर्म कर सकता था कॉम्बैट रोल में, जिसके अंतर्गत 2 इंटरनल वेपन भी दिए गए थे एक हार्ड पॉइंट के साथ। तो ये एक बार में 2 ही बॉम्ब कैरी कर सकता था, और वो मोस्टली लेजर गाइडेड बॉम्ब होते थे, या फिर ये B-61 न्यूक्लियर बॉम्ब को भी कैरी करने में सक्षम था। इंजन यहाँ पर जो यूज़ किए गए हैं ये 2 जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन है, लेकिन ये विदाउट आफ्टर बर्नर वाले वर्जन्स हैं, और ये मैक्सिमम 40 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है। जो इंजन नोजल है ये यहाँ पर फ्लैट दी गई है, और डिज़ाइन में ये ध्यान दिया गया है कि जो हॉट एयर निकल रही है इंजन से उसको कूल एम्बिएंट एयर के साथ मिलाकर जो ओवरऑल थर्मल सिग्नेचर है उसको कम रखा जा सके। साथ ही साथ फ्रंट से भी प्रॉपर मेटल मेश ग्रिल लगाई गई थी इंजन को कवर करने के लिए। बाकी ये सुपरसोनिक फ्लाई नहीं करता था, तो सोनिक बूम भी नहीं बनते थे। तो ट्रू सेंस में ये स्टेल्थी एयरक्राफ्ट था, पर एक तरीके से जुगाड़ का स्टेल्थ था। तो इन प्लेटफॉर्म्स को एक्चुअल कॉम्बैट में इस्तेमाल किया गया, जिसके अंतर्गत गल्फ वॉर में इनका काफ़ी इस्तेमाल हुआ, लेकिन वहाँ पर इनका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं था। बॉम्बिंग एक्यूरेसी शुरुआत में अच्छी बताई गई, लेकिन जब एक्चुअल इवैल्यूएशन हुआ तो ये पता लगा कि जो सक्सेस रेट एक्चुअली मिला है ये 40% के अप्रॉक्स है। बाकी 99 में यूगोस्लाविया में इस एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन भी कर दिया गया था, वो भी पुरानी सोवियत सरफेस टू एयर मिसाइल से, जिसे SA-3 कहा जाता है। ऑल्दो अमेरिकन द्वारा ये कहा गया कि जो एयरक्राफ्ट का बॉम्ब बे था वो खुला हुआ था, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट रडार की नज़र में आ गया। खैर जो एयरफ्रेम नीचे गिरा इसकी स्टडी रशिया और चाइना में हुई ऐसा कहा जाता है, पर यूएस का यहाँ पर ये कहना था कि ये वैसे ही आउटडेटेड डिज़ाइन है, तो यूएस को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर ये बहुत सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट नहीं था तो इसको रिटायर करने के बाद दोबारा से फ्लाई क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस एयरक्राफ्ट की सेटिंग 2020 से लगातार हो रही है, और इनको एरिया 51 के पास भी देखा गया है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, पर जो USAF की एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि ये प्लेटफॉर्म टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि यूएस द्वारा एंटी स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया जा रहा है। मोस्ट लाइकली ये पैसिव ट्रैकिंग से रिलेटेड है, और इंफ्रारेड सेंसर्स हो सकते हैं जो कि इनके एयरक्राफ्ट में लगने वाले हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि रडार स्टेल्थ का ज़्यादा फर्क IR सेंसर पर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हीट सिग्नेचर्स को ही आइडेंटिफाई करते हैं। पर F-117 में IR सिग्नेचर को भी काफ़ी लो रखा गया है। तो अगर काफ़ी सेंसिटिव IR सेंसर को टेस्ट करना है तो उसके लिए F-117 एक आइडियल प्लेटफॉर्म बन जाता है, और यही मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन
इन प्लेटफॉर्म की सेटिंग को लेकर नज़र आती है। बाकी अगर कुछ एक्टिव सेंसर्स भी डेवलप किए जा रहे हैं स्टेल्दी प्लेटफॉर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं है। मोस्ट लाइकली यूएस द्वारा ये किया जा रहा होगा, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ भी स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स को डेवलप कर रही हैं, जैसे कि चाइना और रशिया हो गई। तो ये चीज़ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये चीज़ दर्शाता है कि रिसर्च और डेवलपमेंट के मामले में यूएस हमेशा अपने एनिमी से एक कदम आगे रहता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।